हेलो दोस्तों, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट से संबंधित लगातार कक्षाएं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा जा रही हैं। उसी के संदर्भ में आज हम लोग आपके गणित या मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का जिक्र किया गया है, जो कि है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की भाषा। उससे संबंधित हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। बात करूं इसके थ्योरी क्लास की, तो इससे पहले आप लोगों को इससे संबंधित थ्योरी क्लास जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आपने देख ली है उस क्लास को तो अच्छी बात है, और अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को या उस क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद आइए आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे अगर बात करें लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की तो इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। मित्रों, आइए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने उन मित्रों तक पहुँचाइएगा जिन्हें इस महत्वपूर्ण मैथ्स की क्लासेस की आवश्यकता है। आइए हम एक एक प्रश्नों को विथ डिटेल्स सॉल्व करते हैं। मित्रों, पहले प्रश्न की बात करूं तो आप देखेंगे पूछ रहा है प्रश्न कि गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति डैश आवश्यकता है। एक व्यक्ति को गणित में बेहतर होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं, और जो प्रश्न नहीं बन सकता उसे हम काट देते हैं। देखिए, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट कैसे करें, है ना। प्रैक्टिस का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप प्रश्नों को याद कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रैक्टिस में जो प्रश्न कर रखा है वही प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में मिल जाए। इसलिए आपको करना क्या है कि आप प्रैक्टिस के दौरान ये जान पाएँ, ये समझ पाएँ कि हम प्रश्न को सॉल्व करते समय एग्ज़ाम में कौन सी अप्रोच को अप्लाई करें, ताकि हमारा प्रश्न जो है वो गलत ना हो, है ना मित्रों। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं और एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं, ठीक है ना। ऐसे करेंगे आप तो आप ऑटोमेटिक सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। आइए देखते हैं पहले प्रश्न के पहले ऑप्शन की बात करते हैं। कह रहा है गणनाओं में प्रवीणता की, ठीक, ध्यान दीजिएगा, गणित में बेहतर होने के लिए, ठीक। फिर कह रहा है कि अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। फिर कह रहा है सूत्र याद करने की। फिर कह रहा है हल को याद रखने की। अब आप देखिए इसमें और ये छांटिए कि कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, है ना। तो आइए 4 से शुरू करते हैं। हल को याद करते हैं, तो हल याद कर लेना एक व्यक्ति के लिए गणित को बेहतर सीखना नहीं हो सकता कभी भी। सूत्र याद करने की, चलिए ये तो बन सकता है, ऐसी बात नहीं। फिर कह रहा है अमूर्त चिंतन तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने की एवं उन्हें सूत्रबद्ध करने की। मित्रों, एक व्यक्ति के अगर बात करें गणित में बेहतर होने के लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये इस प्रश्न का सबसे मजबूत पक्ष है, लेकिन आप कहीं कहीं इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है सूत्र याद कर लेने की, इसकी भी बात कही गई है। तो किताबों की बात करेंगे तो आप सूत्र याद करने के साथ चले जाएंगे, और अगर प्रश्न को गूढ़ता से लेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो बहरहाल मैं इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाऊंगा, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। कहीं कहीं किताबों में ये सूत्र याद कर लेना भी दिया गया है, ठीक है ना। तो हमने दोनों बातें आपको स्पष्ट कर दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है, ठीक है ना। आइए क्या नहीं है, आइए देख लेते हैं कि गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। फिर ध्यान दीजिएगा प्रश्न ने नहीं पूछा है। फिर कह रहा है
कि गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। फिर कह रहा है गणित की भाषा सांकेतिक है। फिर कह रहा है गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। इसने कहा कि कौन सी गणित की प्रकृति की संरचना नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करते हैं या देखते हैं एक एक चीज़ों को। फिर कह रहा है गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। बिल्कुल गणित के विषय वस्तु में सामंजस्यता है मित्रों। समुच्चय का सिद्धांत जो है ये गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार है। बिल्कुल सेट थ्योरी जो है यह गणित के सभी शाखाओं का आधार है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में चलती हैं, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा। गणित की भाषा सांकेतिक है। बिल्कुल गणित की भाषा जो है वो सांकेतिक है। 3 ऑप्शन जो है वो सही हो गए। अब गलत की बात है और गलत ही पूछा गया है तो ऑटोमेटिक चौथा बचा है, और चौथा को आइए देख लेते हैं। चौथा जो है वो कह रहा है गणित का निष्कर्ष निश्चित होता है। नहीं मित्रों, गणित में अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग उत्तर होते हैं। कहाँ गणित का निष्कर्ष निश्चित होता है? अलग अलग होते हैं ना, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, तर्कसंगत जरूर होता है लेकिन निश्चित नहीं होता है इसका निष्कर्ष, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न पूछा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है ना। आइए देख लेते हैं। मानसिक है, मौखिक है, लिखित है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं गणित में पूछने जो संक्रियाएं एवं गणनाएं हैं या सिद्धांतों का अध्ययन जो है यह यथार्थ रूप में बात करें किसकी प्रक्रिया है तो मित्रों यह मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके प्रश्न का सही उत्तर बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न पूछा है आपसे कि गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उद्देश्य क्या है। प्रश्न है कि कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, उदाहरण क्या है। तो आइए देख लेते हैं। गणना करना, निष्कर्ष निकालना, फिर कह रहा है गणितीय आकृतियां बनाना, फिर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, कौशलात्मक उद्देश्य से मतलब है कि आप किसी चीज में पारंगत प्राप्त कर लिए, आपने किसी विषय वस्तु को करके सीखने में पारंगता हासिल कर ली है, ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। गणना करना नहीं मित्रों, स्किलफुल होने से तात्पर्य अगर बात करें विशिष्टीकरण से तो गणना करने से नहीं होगा, निष्कर्ष निकालने से भी नहीं होगा। अगर 2 ऑप्शन आपने काट दिया, चौथा जो है वो अपने आप कट जाता है। तो गणित की आकृतियां बनाना जो है वो गणित में या गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का एक उदाहरण होगा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। मित्रों, ये प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार बने हैं। जो सीटेट का एग्जाम है, मैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स गणित की भाषा से अब तक 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक बने हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम की पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थ्योरी क्लास आप हमारी चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको वहाँ इसकी थ्योरी क्लास मिल जाएगी। जबकि प्रैक्टिस की बात करूँ तो आज आप हमारे साथ प्रैक्टिस में बने रहिए, आपके यहाँ से बनने वाले एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि गणित की भाषा का अंग नहीं है, अंग है। ध्यान दीजिएगा कि गणित की भाषा का अंग है। तो ऑप्शन नंबर 1 सूत्र है, दूसरा संख्या संख्यांक चर हैं, संकेत हैं, ये सभी है। तो आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जो आपने समझा है इस प्रश्न का सही जवाब मित्रों वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि गणितीय भाषा का स्वरूप है। गणितीय भाषा के स्वरूप की बात करें तो गणितीय भाषा का स्वरूप जो है वो देखिए कह रहा है जोड़, फिर कह रहा है घटाओ, फिर कह रहा है गुणा।
तो गणितीय भाषा के स्वरूप की बात करें तो जोड़, गुणा, भाग, घटाव सब होता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है ये सभी। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न पूछ रहा है मित्रों कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। गणितीय भाषा से संबंधित समझ विकास के लिए या समझ विकास हेतु क्या आवश्यक है देख लेते हैं। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, फिर कह रहा है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, फिर कह रहा है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना। आप देख रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। भाषा संबंधी हेतु समझ के विकास हेतु आवश्यक है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, फिर कह रहा है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रत्ययों संकेतों में प्रकट करने को समझना। तो 7वां जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो मित्रों, आपको अगर गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास की बात करें तो यहाँ पर आप अगर समस्याओं को समझ लेते हैं, ठीक है ना, गणितीय समस्याओं को समझ लेते हैं, विभिन्न गणितीय समस्याओं को, तो आपको गणित भाषा संबंधी समझ में अच्छी मदद मिलेगी, विकास के समझ में अच्छी समझ मिलेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। तो आप तक जानते हैं, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है, थ्योरी क्लास जो है वो आपके लिए रामबाण है मित्रों। थ्योरी के क्लास के साथ साथ अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आइए देख लेते हैं ऑप्शन को। शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता। आप ध्यान करेंगे तो आपको मैंने बताया था एक्यूरेसी, ट्रूथनेस एंड क्या बताया था, कैपेसिटी, सक्षमता, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो गणित की भाषा का प्रमुख गुण है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्न में से यह कथन किसका है ना। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि गणित विज्ञान का ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। तो मैंने जब आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि ये जो है रोजर बेकन महोदय का कथन है। रोजर बेकन महोदय ने कहा था कि गणित जो है विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। तो ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को प्रश्न बना है कि बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों में मैथमेटिक्स लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करें तो पूछ रहा है कि एक टीचर में कौन सा गुण होना चाहिए। तो उसको हम देख लेते हैं ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन 1 दिया गया है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, फिर कह रहा है गणित कक्षा संचालन की योग्यता, फिर कह रहा है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो आप ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि ये जो दिए गए तीनों ऑप्शंस हैं ये एक मैथमेटिक्स टीचर या लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स गणित की भाषा को सिखाने के लिए एक शिक्षक को शिक्षक में ये तीनों गुण पाए जाने चाहिए, तभी वह गणित की भाषा को बच्चों को सिखाने में सक्षम बन पाएगा या योग्य बन पाएगा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न बना है कि गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है, क्या है, आइए देख लेते हैं। अधिक कमजोर है, अधिक लचीली है,
अधिक सुदृढ़ है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि गणित की भाषा जो है वो अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़ होती है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कह रहा है कि गणित की भाषा का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा कि गणित की भाषा का महत्व है, क्या है। आइए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को, है ना। कह रहा है प्रश्न कि शारीरिक कौशल के विकास में, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि संप्रेषण कौशल के विकास में। फिर कह रहा है तर्कात्मक कौशल के विकास में। और चौथा बना है 1 और 3, ठीक है ना, 1 और 3। तो आप देखेंगे गणित भाषा के महत्व की बात करें तो इसमें दिए गए पहला है कि शारीरिक कौशल के विकास में। फिर कह रहा है इसके बाद ये कह रहा है संप्रेषण कौशल के विकास में। फिर कह रहा है तर्कात्मक कौशल के विकास में। तो गणित की भाषा की बात करें तो ये मुख्यतः आप देखेंगे इस ऑप्शन के माध्यम से, क्योंकि 3 तो बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि तर्कात्मक कौशल का विकास जो है वो आपका गणित की भाषा का महत्व है, बिल्कुल है। फिर कह रहा है कि संप्रेषण कौशल के विकास में। यहाँ जो 3 दिया गया है ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ ऑल होना चाहिए, ठीक है ना, सभी। तब आप क्योंकि यहाँ संप्रेषण कौशल और शारीरिक कौशल से बहुत महत्व नहीं है, या तो आप ऑल के साथ चले जाएं, नहीं तो सही इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं 12वें प्रश्न की, तो आप देखेंगे 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तर्कात्मक कौशल के विकास से संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13वें की बात कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। गणित की भाषा में से किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। गणितीय सिद्धांतों को। फिर कह रहा है गणितीय संकेतों को। फिर कह रहा है गणितीय पदों को। फिर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों ये जो चीज़ें दी गई हैं तीनों की तीनों, ये तीनों चीज़ें गणित की भाषा में सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है ना। प्रश्न बना है किससे सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो जब तीनों चीज़ें गणित की भाषा में सम्मिलित की जाती हैं तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी चीज़ें गणित की भाषा में सम्मिलित की जाती हैं। ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ऐसे प्रश्नों के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, ठीक है ना। एक तो नहीं है पहली बात, और दूसरी बात पूछ लिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चीज़ें जब आप अपने माइंड पर प्रेशर रखेंगे, गहराई से इस चीज़ों को सोचेंगे, तब आप सही उत्तर पर पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों का नेचर जो होता है वो थोड़ी जटिल प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा सा विशेष फोकस किया करिए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन से विकल्प में गणित भाषा की झलक है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। तो देखिए एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। कह रहा है राम और सीता जा रहे हैं। फिर कह रहा है श्याम हापुड़ जा रहा है। फिर कह रहा है यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की है। फिर कह रहा है श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। ठीक है, तो आइए एक एक को आप देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये तो सामान्य से वाक्य, पहले दूसरा और चौथा जो है ये बिल्कुल सामान्य से वाक्य हैं, है ना। और बात अगर आप ऑप्शन नंबर 3 की करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये मित्रों साफ साफ दिखा रहा है कि यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो कि एक गणित की भाषा की झलक को प्रदर्शित कर रहा है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गणित के प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि गणित के प्रश्नों को हल करते समय प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ये देखिए, किसी भी तरीके से, ठीक, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, ज्ञात तरीके से, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15वें की बात कह रहा है किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, ठीक, फिर कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आप मैथमेटिक्स हल करते हैं या मैथमेटिक्स के सवाल को हल करते हैं तो आंकड़ों की शुद्धता के लिए उसे आप एक क्रम के साथ चलते हैं, ना कि पहले के बाद आप 7वें पर चले जाएं और 7वें के बाद फिर तीसरे पर चले जाएं। तो वो एक विशेष सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, मतलब जितने भी प्रकार के चरण आप उसमें यूज करते हैं सबको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मित्रों, आइए हम उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी से संबंधित अब तक आपने कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को देखा है। अब हम लोग इसी से लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, जहां से आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा गया है 2011 में, कहा है कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है, किस से शुरुआत कर सकता है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, ए बाई बी के रूप में लिखना जिसमें बी 0 के बराबर ना हो, यानी बी नॉट इक्वल टू 0। फिर कह रहा है कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न, फिर से देखते हैं, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना, ठीक। फिर कह रहा है कि विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान कराना। फिर ऑप्शन है कि संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। देखिए, अगर आपको बच्चे को किसी विषय वस्तु की पहचान करवानी हो, मतलब शुरू करवाना हो इस विषय वस्तु को पढ़ाना, तो ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों के आसपास पड़ोस से संबंधित चीज़ों को जब उसके साथ कनेक्ट करेंगे विषय वस्तु के साथ, तो आप पाएंगे कि वो आसानी से उस विषय वस्तु को सीख पाएगा, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन बच्चे के पास पड़ोस के साथ उसको कनेक्ट करा करके बताने की बात कह रहा है, वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तो आइए देख लेते हैं। ये तो नहीं, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो हैं उसको बढ़ा देंगे। क्योंकि साधारण क्वेश्चन तो सभी करेंगे, जो कुछ साधारण से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे वही जो हैं अच्छे मार्क्स को गेन कर पाते हैं। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। प्रश्न बना है कि उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। फिर कह रहा है कि उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। फिर साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए उमा। आइए इससे वो क्या सिद्ध करना चाहती हैं, यही प्रश्न पूछा गया है कि उमा जो है वो सम और विषम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रही है। फिर शिक्षिका ने उस उमा लड़की के लिए क्या किया कि 20 कंकड़ लिए और उन्होंने क्या किया, भिन्न रंगों वाले 20 कंकड़ लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे आप अलग अलग क्या करें, बांट लें, ठीक, छांट लें या बांट लें। फिर कंकड़ों उसने कहा कि आप देख सकते हैं यहाँ जोड़े बनाने के लिए क्या, अब जोड़े जब बनाएंगे आप
तो 2 संख्याएं आएंगी उसमें से, तो एक विषम हो जाएगी, एक सम हो जाएगी, है ना। और जोड़े के रूप में जाएंगे तो मान लीजिए आपने 0 से स्टार्ट किया तो जोड़ा बना दूसरे पर, फिर जोड़ा बनेगा चौथे पर, फिर जोड़ा बनेगा 6वें पर, है ना। तो ये जो संख्याएं आपको मिलेंगी वो एक सम संख्या प्राप्त होगी। यानी अगर आप जोड़े को सम से शुरू करेंगे तो आपको सम संख्या मिलेगी, अगर आप जोड़े को विषम से शुरू करेंगे तो आपको विषम संख्या मिलेगी, है ना। तो आइए देख लेते हैं, ये प्रश्न का तात्पर्य है। अब ऑप्शन को देखते हैं। श्रव्य शिक्षार्थी, फिर कह रहा है को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, चाक्षुष विद्यार्थी है, फिर कह रहा है कायिक गतिक शिक्षार्थी है। उमा कैसे शिक्षार्थी है, वही इस प्रश्न का मतलब है पूछने का कि ऐसी गतिविधियां शिक्षिका जो है वो उमा से करवा रही है, तो उमा किस प्रकार की विद्यार्थी होगी, वही इस प्रश्न के पूछने का तात्पर्य है। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है अगर बात करें तो उमा किस प्रकार की विद्यार्थी है, तो जो व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, उमा को किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, तो ध्यान की आवश्यकता है, तो वो उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि उमा चीज़ों को नहीं समझ पा रही, तो थोड़ा सा आप उस पर विशेष ध्यान देंगे, उसको मूर्त ज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, तो उमा आसानी से चीज़ों को पकड़ पाएगी, समझ पाएगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा नहीं मित्रों, बहुत बड़ा है, पर ठीक है, हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक, फिर ऑप्शन को देख लेंगे, है ना। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। प्रश्न है, पूछा गया है आपसे कि हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। फिर कह रहा है कि वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। ठीक, अब देखिए जो हामिदा शिक्षक हैं उन्होंने कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं कि 21 में 7 से भाग देने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि 2.1 डिवाइड बाई 0.7, फिर कहा है कि 2.21 डिवाइडेड बाई 0.07। ठीक है ना। तो ये चीज़ों इन्होंने दे दी है। फिर कह रही हैं वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी का अवलोकन कर सकें कि आइए कैसा अवलोकन कर सकते हैं, वही आपको छांटना है। तो अब आ जाइए ऑप्शन पर चलते हैं। ये आ गया आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, प्रश्न भी बड़ा है और ऑप्शन भी बड़े हैं, है ना। पहला है कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए या बढ़ाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात घटता है। ठीक, फिर कह रहा है कि जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे गुणज को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। फिर कह रहा है कि जब जब एक भाजक को 10 से घटत होती है और दूसरे को 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। ठीक है ना। तो आपने देखा है कि पहले शिक्षिका ने 21 को 7 से भाग कराया, फिर 2.1 को 0.7 से भाग कराया, फिर उन्होंने 0.21 को 0.07 से भाग कराया। तो आपने देखा कि ये चीज़ें परिवर्तित कैसे होती हैं। तो इसके परिवर्तन की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप मान लीजिए कि किसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं और उसी संख्या में 10 से भाग दे देंगे तो जो उसमें अंतर होगा उसमें कोई भी अंतर नहीं पाया जाता, या अंतर की बात करें या
डिफरेंस की बात करें तो आप उसमें कोई डिफरेंस नहीं पाएंगे, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि यदि किसी भाज्य और भाजक में घटा बढ़ा, लेकिन यहाँ जब एक गुणज को 10 से विभाजित करेंगे, दूसरे को 10 से गुणा करेंगे, तो गुणनफल जो होगा या जो उत्तर आपको मिलेगा वो समान मिलेगा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि यदि किसी भाजक और भाज्य दोनों को 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घट जाता है। नहीं मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 के साथ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 जो है वो बना है, कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 को 1/3 से 1/2 भागे 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है, देख रहे हैं चीज़ों को कैसे एप्लीकेशन बेस्ड बनाया गया है। यही है सीटेट मित्रों। अगर आप सीटेट की लैंग्वेज को पकड़ लिए तो सीटेट एग्ज़ाम निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वो 1/3 नहीं, फिर से देखिए, वो 1/2 को 1/3 में भाग दे सकते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि आधे केक में 1/3 केक के टुकड़े हैं तो वो नहीं बता पाता। तो इसका कारण क्या है वही आपको देखना है। तो आइए देख लेते हैं। भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं। फिर देखते हैं, विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। फिर विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। फिर समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम मित्रों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, इस प्रकार का सवाल एक फिक्स होता है आपके सीटेट एग्ज़ाम में। जब पूछ लेता है कि आधे में इसी को हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, इसी को आप ध्यान दीजिए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम का फिक्स है, पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया 4/5 में कितने 5/6 हैं, तो आपको करना क्या होता है, 4/5 में 5/6 से भाग दे देनी पड़ती है और वही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। लेकिन बच्चे पूरी तरीके से घूम जाते हैं कि इसने पूछ क्या रखा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल उन भिन्नों को भाग दे देने की आवश्यकता होती है और आप भाग दे देंगे तो वही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आ जाइए अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। तो यहाँ देखिए, बात करें, एक एक प्रश्न को काट दीजिए। देखिए, कक्षा 5 को उच्च कठिनाई स्तर, ये गलत बात। भाषा विकास बहुत खराब है, ये भी सही नहीं है। फिर कह रहा है कि विद्यार्थी इन समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। मित्रों, आप जब भी शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी पढ़ेंगे तो वहाँ आप बच्चों को निर्योग्य कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। आपके प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो कहा गया कि भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायक की पढ़ाई गई हैं। यानी आप केवल और केवल शिक्षक को या विषय वस्तु को दोषी करार दे सकते हैं, बालक को किसी रूप में दोषी नहीं देंगे। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न बना है कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई, ठीक है ना। फिर से देखिएगा, त्योहार के समय कक्षा 5 में
प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या बताती है? आइए देख लेते हैं एक एक को। कह रहा है कि अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है। आइए और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है। जी नहीं। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर आपको मिल गया। आइए नेक्स्ट को भी देखते हैं कि उपेक्षा की जानी चाहिए। नहीं। आप पहले और तीसरे में तुलना कर लीजिए। पहले और तीसरे में तुलना करेंगे तो आप तीसरा ऑप्शन जो है वो पहले ऑप्शन से बेहतर है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कहा है कि विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। ठीक। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। ठीक। अब आइए प्रश्न क्या बन रहा है। कह रहा है अनौपचारिक निगमन स्तर पर, चाक्षुरीकरण स्तर पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर प्रश्न नंबर 21 की बात की जा रही है। ठीक। उसने क्या किया है बच्चे ने, आइए देखते हैं। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। उसने इसका क्या किया? डेरिवेशन किया, उसने इसका निगमन किया। ठीक है ना। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो दिया गया है हस्तपरक प्रतिमान से तात्पर्य पैटर्न से होता है ना। स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। को देख लीजिए एक एक चीज़ों। ऑप्शन 1 कह रहा है गणितीय चिंतन एवं विचार, फिर कह रहा है ज्यामितीय प्रमाण, फिर कह रहा है गणित की पाठ्यचर्या, फिर कह रहा है गणित शब्द भंडार। तो आप देखेंगे हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ, ये चीज़ें जिसको प्रदर्शित करती हैं वो आपका गणितीय चिंतन एवं विचार है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो दिया गया है कि कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। कह रहा है बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। तो आइए एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बना है कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ठीक। फिर आगे देखिए। कह रहा है दी गई आकृतियों की दर्पण छवि या प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। फिर कह रहा है दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। फिर कह रहा है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। ठीक। तो देख लीजिए बहुअनुशासनात्मक समस्या कौन सा कथन दे रहा है, कौन सा कथन उसकी ओर संकेत कर रहा है। तो देखेंगे कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ये तो ऑप्शन नंबर 1। फिर कह रहा है दी गई आकृतियों की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख कीजिए। फिर दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। फिर किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचिए। तो अनुशासनात्मक समस्या की बात करें तो दिया गया जो उत्तर इसमें होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा।
क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके प्रश्न, क्योंकि यहीं पर आपको बहु अनुशासनात्मक समस्या दी गई है। दी गई आकृति कितनी सममित रेखाएं हैं, इसमें जो आंसर दिया गया है मित्रों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह 2014 में दिया गया प्रश्न है, इसमें जो आंसर दिया गया था वो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया था, ठीक है ना। जबकि मेरे अनुसार बात की जाए तो ये भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की पहचान की संख्या कीजिए, सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन जो CBSE ने माना है हम उसी के साथ चलेंगे। वैसे प्रश्न जो है हमारे अनुसार ये है, जबकि आयोग ने इसे ये माना है, ठीक है ना। तो हमने दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न है मित्रों, कह रहा है कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है उसके पास क्या होना चाहिए आकांक्षा के पास, कि वो गणित की एक अच्छी अध्यापिका हो। आइए देखते हैं ऑप्शन को। अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फिर कह रहा है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। आप अपने प्रश्न का जवाब पा चुके हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अगर शिक्षक या शिक्षिका किसी विषय वस्तु को बच्चे के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करने का गुण जानती है, बताने का गुण जानती है, तो वह शिक्षक या शिक्षिका जो है वो एक उत्तम कोटि का शिक्षक या शिक्षिका होंगी, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 24वां प्रश्न, ठीक है ना। 24वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। मित्रों ये रहे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स के टॉप 24 क्वेश्चन, जो कि आपने देखा। आपको मैंने प्रैक्टिस के माध्यम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं। मित्रों अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका जान गए तो एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों पर आप अच्छे अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होगा और सीटेट में आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। मित्रों क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।